Hello friends, welcome to CS Center. We are going to discuss the current affairs with statistics. यहाँ पे आप जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज के डेट में, ये इस तरह का टॉपिक होगा कि ओरली होगा। हम टॉपिक को मतलब डिटेक्ट कर देंगे, उसके बाद ओरली ही बताते चले जाएंगे। इसमें जो आज का मैं टॉपिक लिया हूँ, इसमें इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को लेकर के है। इसमें देखिए, एक अगर आप कॉम्प्रहेंसिव तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपने आप को मैनिपुलेट करिए और अपने आप को समझाने की कोशिश करिए कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो मतलब कि आप ये नहीं कर सकते कि नहीं आप एक स्ट्रेट मतलब सीधे डायरेक्शन में आप चीज़ों को कवर कर सकेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, नंबर्स ऑफ द वैकेंसी डे बाय डे या ईयर बाय ईयर जो कि कम हो रही हैं, बट नंबर्स ऑफ द कंपटीशन जो एस्पिरेंट हैं, जो इंक्लूड होने वाले हैं, ईयर बाय ईयर जो है कि लाख करोड़ में जो है कि इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं ना, उनका एक टारगेट होता है कि हम ऐसा कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन ना बनाएं और इजी बनाएं और उस इजी क्वेश्चंस में मैक्सिमम बच्चों को एलिमिनेट कर सकें और एक शार्प माइंड जो पर्सन स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम कलेक्ट करें। इसके पीछे जो रीजन होता है वही होता है कि नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट ज़्यादा हैं कंपटीटर, उनको कैसे हम एलिमिनेट। फॉर एग्जाम्पल कि जो आज का टॉपिक है, आपको देखने में लगेगा कि एक तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का है, हमें कैसे कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए, कितने एक्ट्स हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मोर देन 4 एक्ट हैं, जो मतलब कानून है ऐसे 4 से ज़्यादा कि जो इस टॉपिक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो इकोलॉजी सेंसिटिव जोन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस उसी को अब एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, एक तो देखिए किसी सब्जेक्ट का बेसिक होता है, दूसरा एक स्टैंडर्ड होता है और एक एडवांस लेवल होता है। हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे जाने के, और ये जो मेरा लेक्चर है ये हमारा एडवांस लेवल पे लेक्चर होगा। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत इकोलॉजी सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं जो नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको डिक्लेयर करने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ इशू में स्टेट अकेले कर सकता है, कुछ इशू में सेंटर भी कर सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के जो कि कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं और ये काम प्रॉपर तरीके से हो और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे और इम्बैलेंस ना हो। इसके लिए हमें ये ज़रूरत है कि हर एक एक्ट और डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के जो है कि कांटेक्ट में रहे, उस चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर मैं बात करूं, इसके अंतर्गत आप वाइल्ड लाइफ जो फौना फ्लोरा होते हैं, जो जंगल में जीव जंतु होते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रूल्स बनाते हैं और ये कहते हैं कि जो इनमें शामिल है उनको एक पैरामीटर के हिसाब से जो कि प्रोटेक्शन ऑफ द लेवल ऑफ द प्रोटेक्शन दिया जाता है। प्रोटेक्शन मतलब उनको संरक्षण करने के लिए एक बेसिक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। अब वो तो कर दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब क्या है कि उसको रेगुलेट किया जाए कि मतलब जो एक्ट में बनाया गया था 72 का, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए हमारा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंतर्गत ये किया गया है। तो ये डायरेक्शन में हो रहा है। दूसरा जो डायरेक्शन बन रहा है, एक वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट राइट एक्ट और एक है पेसा एक्ट। पेसा एक्ट 1996 में लाया गया और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 में लाया गया। तो इसमें क्या किया गया कि जो जंगल में लोग रहते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया में जो ट्राइबल्स होते हैं ना, आप देखेंगे कभी अगर मूवी वगैरह में तो होते हैं, उन जो रह रहे हैं उस एरिया में उनको, और जो शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में, क्या उन लोगों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। और अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट को जो कि कहीं ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बात ये है कि हम जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके बाद पेसा एक्ट 1996, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये 4 एक्ट हो गए। इसके बाद अब क्या ऐड हमें करना और है? इसके बाद ऐड ये करना है कि जैसे मान लीजिए कि हम शेड्यूल पढ़ते हैं, संविधान में 12 शेड्यूल है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ था
उसमें केवल जो है कि आपका 8 शेड्यूल थे, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम 4 शेड्यूल और जोड़ा गया। जैसे पहला जो शेड्यूल था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया, उसके बाद जो दूसरा जोड़ा गया वो 10th शेड्यूल, वो जो है कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। उसके बाद जो 11th शेड्यूल मतलब तीसरा शेड्यूल जोड़ा गया एक्स्ट्रा में, वो जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया गया। जो 12 मतलब लास्ट वाला जो 12th शेड्यूल जोड़ा गया वो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अंतर्गत किया गया। जो ये 12 शेड्यूल है, इनमें से जो 2 शेड्यूल आती हैं, शेड्यूल नंबर 5 और शेड्यूल नंबर 6, इसमें जो वाइल्ड लाइफ में होते हैं या फिर जो जंगल फॉरेस्ट में होते हैं उनके लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया बनाई गई है। जो शेड्यूल 6 है इसमें ये कहा गया है 4 स्टेट के लिए अप्लाई होगा। 4 स्टेट AMMT, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 4 स्टेट के लिए शेड्यूल 6 में डाला गया है। रेस्ट ऑफ द इंडिया, बाकी जितने स्टेट हैं यूटी हैं, वो जो है कि शेड्यूल 5 में डाला गया। अभी तक 28 राज्यों में से 10 राज्य ऐसे हैं जो हमारा 5वां शेड्यूल में इंक्लूड होते हैं। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र, केरला है, ये सारी स्टेट, राजस्थान भी है आपका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भी है। तो ये मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए और देखना चाहिए। अब हम आते हैं जो पेसा एक्ट है उसके बारे में। हमने तो 72 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। 1986 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं जो पेसा एक्ट है 1996, इसके बारे में। इसमें यह है कि जो 73-74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी के बारे में डिस्कस किया गया उनके कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जहाँ पे 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या शेड्यूल 12 और 11 नहीं अप्लाई होगी, ठीक है, वहाँ पे पेसा एक्ट अप्लाई होगा। पेसा एक्ट का फुल फॉर्म ही है पंचायती राज एक्सटेंशन, ठीक है, तो पंचायती राज के ऊपर जाकर के उसको करेंगे। 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वहाँ अप्लाई होगा और पेसा एक्ट। अब आते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, ठीक है, उनके लिए किस तरह की लाइवलीहुड इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए उनके पास प्रोटेक्शन होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो है कि जो जंगल में लोग रह रहे हैं वहाँ पे मॉल खोल दीजिए, दिल्ली और मुंबई जैसे लोग वहाँ पे जाकर के जो कि आप शॉपिंग करें, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आप कैसे अजमें, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न है कि जो जंगल में फॉरेस्ट एरिया में जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उसको वो यूज करके अपने लाइवलीहुड सरवाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि बम्बू है जो फिर या फिर महुआ का पेड़ आता है, ट्री होता है, उनके जो फ्रूट्स होते हैं या फिर और भी जो फ्रूट्स के जो प्लांट होते हैं उनको वो जो कि यूज करेंगे और यूज करने के बाद जो कि वो अपना मार्केट में सेल कर सकते हैं, सेल्फ यूज के लिए करते हैं। तो ये इनका इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए प्रॉपर तरीका। दूसरी ये भी चीज़ है कि जो फॉरेस्ट ट्री होते हैं उनका भी प्रोटेक्शन किस तरह से किया जाए, उसके लिए भी ये फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया जाए। अब हम आते हैं थोड़ा सा मतलब कि अपने हिसाब से वो रिटर्न में लिख लेते हैं 2 मिनट में कैसे कैसे काम कर रहा है वो इस चीज़ों को लेकर के। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, मान लीजिए कि हमने कहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को डिस्कस कर लिए, पहला है। दूसरे में हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये हो गया। ये तो एक रेंज पे चल रहा है। फिर उसके बाद हमारा पेसा एक्ट 1996, फिर उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, अब एक ही इस पे चल रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारा शेड्यूल होती है, शेड्यूल है, शेड्यूल हम 5 और 6 को एक में रखेंगे। फिर उसके बाद जो शेड्यूल हमारी 11th और 12th है हम इसको एक तरफ रखेंगे,
ठीक है, अब आप इनको कनेक्ट कर दीजिए। ये क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर्ड करते हैं, और ये क्या करते हैं 1986 का रेगुलेट करता है। इसके बाद पेशा एक्ट क्या है कि जहाँ पे शेड्यूल 11 और 12 काम नहीं करेगी या अप्लाई नहीं होगी, वो जो कि यहाँ पे ई अप्लाई होगा। उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो वहाँ के जो रेसिडेंस हैं, रेसिडेंस या फिर इंडिविजुअल हैं, उनके लाइवलीहुड के लिए जो कि ये प्रोवाइड करेंगे। फिर जो ये 5 है शेड्यूल 5 नंबर, ये 10th स्टेट में लगा है। उसके बाद जो 6 है ये 4 AMT असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। इसके बाद शेड्यूल जो 11th शेड्यूल है, ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। फिर उसके बाद जो हमारा शेड्यूल 12 है, फिर इसको जो कि 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। ठीक है, अब इसको अब थोड़ा सा एक सेकंड, थोड़ा सा हम उस कलर चेंज कर लेते हैं ना, तो बेटर होगा हमारे लिए। अब देखिए आप क्या करिए, अब 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ये इनसे शेड्यूल से पहली बात तो आप कनेक्ट कर लीजिए इससे सॉरी एक सेकंड, थोड़ा सा हम इसको कलर एक सेकंड ओके। अब आप शेड्यूल को एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके बाद इन एक्ट को एक बार अपने से कनेक्ट कर दीजिए, और फिर जो ये शेड्यूल दी गई है यहाँ पे एक्ट दिया गया, इनको आप देख लीजिए। उसके बाद आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया, जैसे मान लिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए आपका प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, प्रोटेक्टेड एरिया में आपका हो गया नेशनल पार्क हो गया, फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, फिर प्रोटेक्टेड, फिर उसके बाद आप जो इको सेंसिटिव जोन है उसको देख लीजिए। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो कि डिस्कशन था हमने डिस्कस किया, और इसी को इस तरह से हमने अब जो कि ये प्रोग्राम के हिसाब से जो कि हम करेंगे अपना आगे ऐसे बढ़ाते रहेंगे। तब तक लेके आई होप कि आप इसको अच्छे से तरीके से इंटरलिंक कर लेंगे। आप अपने एक A4 साइज के पेज लीजिए, उस पर आप ऐसे डायग्राम बना करके, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, आप अपने हिसाब जो कि वहाँ पे सर्कल से बना करके रख सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।